Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Wasim Beg from DPSC फैसलाबाद. कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर बुक हमने स्टार्ट की हुई है. चैप्टर नंबर 3, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस. इस सिलसिले के 3 लेक्चर आप पहले देख चुके हैं. आज लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन इसको स्टडी करेंगे. 3.3.2 फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन. It is the last stage of the database design process. The major objective of physical database design is to implement the database as a set of stored records, files, indexes and other data structures that will provide adequate performance and ensure database integrity, security and recoverability. There are 3 major inputs to physical database design. Number 1, logical database structures developed during logical database design, that is the normalized relations. Number 2, user processing requirements, that is size and frequency of use of the database, response time, security, backup, recovery, etc., and characteristics of the database management system and other components of the computer operating environment. अब देखिए, इससे पहले जो लेक्चर हुआ उसमें हमने लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को देखा, जिसमें हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाई और 4 फेजेस से गुजार के हमने डेटाबेस का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर या कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर था वो हमने डिज़ाइन कर लिया. अब एक्चुअली जो फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन है, ये वो डिज़ाइन है जो हम बाकायदा कंप्यूटर पे बनाएंगे और इसमें ही आपका डेटा जो सा वो स्टोर होना है. यानी जब हम बात करते हैं ना कि हमारे पास एक डेटाबेस है, तो वो जो डेटाबेस है, कंप्यूटर पे जो डेटाबेस चल रही है, वो एक्चुअली फिज़िकल डेटाबेस है और यहाँ पे हम उसी फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन की बात कर रहे हैं जिसको हम कंप्यूटर के ऊपर बनाएंगे. इससे पहले जितने डिज़ाइन बने वो या तो पेपर के ऊपर थे या किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की हद तक, सिर्फ वो ड्राइंग की हद तक थे. लेकिन अब ड्राइंग की बात नहीं है, अब ये बाकायदा वो डिज़ाइन बनेगा जिसमें हम डेटा स्टोर करेंगे. तो इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, जैसे आप घर बनाते हैं तो घर का नक्शा वो आपका एक लॉजिकल डिज़ाइन है, कंसेप्चुअल डिज़ाइन है और सुबह लॉजिकल डिज़ाइन है. लेकिन जो घर है जिसमें आप रहते हैं वो फिज़िकल डिज़ाइन है. तो सेम लाइक फिज़िकल डेटाबेस मीन कि वो डेटाबेस जिसमें आप डेटा स्टोर करेंगे. और इसमें अब चीज़ जहन में रखें कि लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर होगा जिसमें डेवलप्ड ड्यूरिंग द लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन हमने बनाया, जिसमें हमने रिलेशंस को नॉर्मलाइज्ड किया. इसके अलावा यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स होंगी. प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स जैसे डेटाबेस का साइज़ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मीन के उसमें कितनी स्पीड से डेटा जो सा वो आएगा, कितनी देर बाद आएगा डेटा, पर सेकंड रिकॉर्ड्स आएंगे या पर मिनट आएंगे या पर मंथ आएंगे या पर ईयर आएंगे. इसके अलावा यूज़ ऑफ द डेटाबेस ये आएगी और रिस्पॉन्स टाइम कि डेटाबेस आपकी जो सी वो कितनी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, कितनी जल्दी वो आपको रिस्पॉन्स दे. ये डिपेंड करेगा कि फिर आपको जो डेटाबेस का डिज़ाइन है वो इतना आपको शार्प बनाना पड़ेगा और हार्डवेयर आपको इस तरीके का प्रोवाइड करना पड़ेगा कि जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत अच्छा हो. फिर सिक्योरिटी की बात इसमें होगी कि डेटाबेस ज़ाहिर है, डेटाबेस में आपका हर तरह का डेटा होगा, कंपनी की प्राइवेसी सारी. जैसे अगर आप नादरा या PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की डेटाबेसेस की बात करें तो ये बहुत सिक्योर, या बैंक्स की डेटाबेस हैं, बहुत सिक्योर डेटाबेस होती हैं. इनके रिकॉर्ड जो उनसे वो अगर वो फॉर एग्जांपल किसी के हाथ लग जाए तो फिर विकीलीक्स जैसे मामला जो उनसे वो बनते हैं. तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि डेटाबेस जो उनसे वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, पासवर्ड के बगैर आप उसके रिकॉर्ड्स को जो सा वो एक्सेस ना कर सकें. फिर डिफरेंट यूज़र लेवल्स इसमें आएंगे.
इसके अलावा बैकअप मीन के जो आपकी एक्चुअल फाइल है उसका आपने एक कॉपी बना लेनी है। मास्टर फाइल की कॉपी को बैकअप फाइल कहा जाता है। ये इमरजेंसी पर्पज़ के लिए रखी जाती है ताकि अगर मास्टर फाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई, फॉर एग्जांपल फ्लक्चुएशन की वजह से या फायर वगैरह की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई, तो बैकअप फाइल जो आपने कहीं और स्टोर की हुई थी आप उसकी मदद से डेटा जो सा वो रिकवर कर सकते हैं। और इसी तरीके से बाज़ दफ़ा ये होता है कि बैकअप से तो हम रिस्टोर कर लेते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि बैकअप भी नहीं लिया होता और आपकी मास्टर फाइल भी करप्ट हो जाती है, तो फिर हमें डिफरेंट टाइप के रिकवरी प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़ता है। तो रिकवरी मीन डिज़ास्टर रिकवरी, यानी फॉर एग्जांपल आपने बैकअप भी नहीं लिया था और आपकी डेटाबेस करप्ट हो गई, तो फिर उसकी रिकवरी की बात वो भी इसमें देखा जाएगा कि रिकवरी किस तरीके से होगी। और इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिबग एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की हम बात करेंगे कि जो जहाँ पे ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चलना है वहाँ जो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट है उसकी क्या ज़रूरियात हैं वो भी इसमें देखी जाएंगी। अगर आप कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, तो ये 5 हैं। नंबर 1 डेटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस, नंबर 2 डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, नंबर 3 फाइल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 4 इंडेक्सेस, इनको इंडिसेस भी कहा जाता है, एक्चुअली इंडिसेस भी होना चाहिए, इंडेक्सेस नहीं। नंबर 5 इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो इनको हम 1 बाय 1 जो सा वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले डेटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस की हम बात करते हैं। इसमें हम इस चीज़ को देखते हैं कि डेटाबेस जो सी वो उसमें कितना डेटा जो सा वो स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 ईयर प्लान के तहत डेटाबेस बनाई कि 5 साल के लिए हमने इसमें डेटा स्टोर करना है, फिर हम डेटा वॉल्यूम जो सा उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसमें कितना डेटा आएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एस्टिमेट देता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की डेटाबेस बनानी है, तो डेटा वॉल्यूम आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि आप देखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं। फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी की डेटाबेस बना रहे हैं जिसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 2000 है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय मॉर्निंग में जब वो इन होंगे उनका रिकॉर्ड ऐड होगा, फिर वो शाम को आउट होंगे और दरमियान में एक दोपहर को इन आउट होंगे। तो इस तरीके से 6 रिकॉर्ड जो उनसे वो उनके रिकॉर्ड एक दिन में एंटर हुए। तो अगर 2000 एम्प्लॉइज थे तो 12,000 रिकॉर्ड जो उनसे वो पर डे, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 30 से, फिर मल्टीप्लाई कर लें 12 से, फिर मल्टीप्लाई कर लें 5 से, तो 5 साल में आपको टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो उनसे वो सामने आ जाएंगे। और फिर हर रिकॉर्ड का अपना एक साइज होता है कि उसमें कितने कॉलम्स हैं, जिसे आप एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। उन एट्रीब्यूट्स की लेंथ को आप प्लस करें तो उससे आपको एक रिकॉर्ड का साइज नज़र आ जाएगा। तो उसको मल्टीप्लाई करके फिर आप उसको इन बाइट्स को 1024 पे डिवाइड करके किलो बाइट्स, फिर मेगा बाइट्स और इस तरीके से गीगा बाइट्स में कन्वर्ट करके डेटा वॉल्यूम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसी तरीके से यूजेज एनालिसिस की बात कि कितनी स्पीड से ये डेटाबेस यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑनलाइन सिस्टम है जैसे ईबे है या अलीबाबा या इस तरह की OLX या इस तरह की कोई वेबसाइट है जिसमें मुसलसल डेटा जो सा वो जा रहा है और हर जगह से हर वक्त कंकरेंट यूज़र जो से वो उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो फिर उसका यूजेज एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो पॉइंट नंबर 1 डेटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस टू एस्टिमेट द साइज और वॉल्यूम एंड द यूजेज पैटर्न ऑफ द डेटाबेस। एस्टिमेट्स of database size are used to select physical storage devices and estimate the cost of storage. Estimates of usage paths or patterns are used to select the file organization and access methods, to plan for the use of indexes and to plan a strategy for data distribution. तो ये सारा मरहला है जिसमें हम उस डेटाबेस का ओवरऑल जो साइज़ है उसको देखेंगे। तो ये इसी तरीके से आप देख लेंगे जैसे आप घर बनाते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें कितने रूम्स होने चाहिए या कितने लोगों के लिए ये घर बन रहा है, तो ये है डेटा वॉल्यूम। और अगर आप फॉर एग्जांपल घर बना रहे हैं तो उसमें इतनी महारत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप होटल बना रहे हैं या स्कूल बना रहे हैं या पब्लिक प्लेस बना रहे हैं तो फिर वहाँ पे क्वालिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ लोगों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा होगी।
और उसकी तोड़ फोड़ भी ज़्यादा होगी, तो इसलिए इसको कहते हैं यूजेज एनालिसिस। पॉइंट नंबर 2 डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है। अब देखें जो डेटाबेसेस हैं ये कई तरह के हैं, जिनमें से एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस भी है। आजकल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस जो हैं वो कॉमनली यूज हो रही हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशन टुडे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नेटवर्क्स। इसमें होता क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स में कि आप किसी एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे डेटा स्टोर नहीं करते, यानी आपका जो डेटा है वो डिफरेंट साइट्स के ऊपर होता है और उन साइट्स के ऊपर आप फिर फ्रेगमेंटेशन और रेप्लिकेशन जो कंट्रोल है उसके थ्रू डेटा जो सा वो स्टोर करते हैं। तो आपका डेटा जो सा वो चंक्स में या पार्ट्स में डिफरेंट साइट्स के ऊपर पड़ा होता है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क का नाम देते हैं। तो आमतौर से अगर एक सर्वर है और बहुत से क्लाइंट कनेक्ट हैं तो वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगी, लेकिन अगर आपकी जो डेटाबेस है वो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट साइट्स में, जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में है और उसके कुछ पार्ट्स इस्लामाबाद में है, कुछ कराची में है, कुछ कोयटा में है, कुछ फैसलाबाद में है, तो ऐसी इन्वायरमेंट को हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट कहेंगे। मोस्टली जो बैंक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट पे हैं। इसी तरीके से यूट्यूब की अगर आप बात करें या गूगल की बात करें तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नेटवर्क्स को वो यूज़ कर रही हैं, ये सारी की सारी। फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशंस ए सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन फिजिकल डेटाबेस डिजाइन इज deciding at which nodes or site in the network to physically locate the data। तो अब जो अगर आपने तो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनानी है तो बहुत इजी है वो कि आप फिजिकल डिज़ाइन बनाएंगे, किसी एक सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम जब बनाए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नेटवर्क्स पे डेटाबेस बनाना एक चैलेंजिंग जॉब होती है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि डेटाबेस जो सी वो उसके फ्रेगमेंट्स कहाँ कहाँ होंगे, किस तरीके से आपने उसको रेप्लिकेट करना है, कंकरेंसी कंट्रोल या कंट्रोल मैनेजमेंट या ट्रांजैक्शन कंट्रोल मैनेजमेंट वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस या डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी में जो सी वो देखनी पड़ेंगी। तो इसलिए डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी में आपको मज़ीद केयर से काम करना पड़ता है। बेसिक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज में नंबर 1 सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, फिर पार्टीशन अप्रोच है, फिर रेप्लिकेटेड अप्रोच है और इनके कम्बिनेशन से बनने वाली हाइब्रिड अप्रोच है। सेंट्रलाइज्ड अप्रोच में क्या होता है, ऑल डेटा आर लोकेटेड एट अ सिंगल साइट, इट इज़ फेयरली इजी टू डू बट इट हैज़ एट लीस्ट 3 डिसएडवांटेजेस। किसी एक ही जगह पे डेटा रख देना ये कोई समझदारी का काम नहीं है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डेटा आर नॉट रेडली एक्सेसिबल एट रिमोट साइट। अगर आपने फॉर एग्जांपल फैसलाबाद में डेटा रख दिया और अमेरिका में एक्सेस कर रहे हैं तो जो नेटवर्क के ऊपर बोझ है एक ओवरहेड जनरेट होगा और नेटवर्क की स्पीड जो सी वो डिसाइड करेगी कि आपकी डेटाबेस की स्पीड क्या है। डेटा कम्युनिकेशन कॉस्ट में हाई मे बी आपको अब अगर बहुत ज़्यादा डेटा आपका जो सा रिमोट साइट पे जाना है, रिमोट साइट मीन फैसलाबाद से लाहौर या लाहौर से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से फॉर एग्जांपल यूके या कनाडा, तो फिर आपकी कम्युनिकेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, मे बी आपको सैटेलाइट लिंक्स लेने पड़े। इसी तरीके से द डेटाबेस सिस्टम फेल्स टोटली व्हेन द सेंट्रल सिस्टम फेल्स। तो क्योंकि सेंट्रलाइज्ड आपकी डेटाबेस थी, डेटा किसी एक ही पॉइंट के ऊपर पड़ा था, तो अब होगा क्या कि अगर वो सेंट्रल पॉइंट आपका मेन सर्वर अगर शट डाउन हो गया तो उससे कनेक्टेड सारे के सारे क्लाइंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड जो से वो शट डाउन हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। फिर आपके पास पार्टीशनड अप्रोच है। द डेटाबेस इज डिवाइडेड इनटू पार्टीशंस, फ्रैगमेंट्स जिसे कहा जाता है। ईच पार्टीशन इज असाइंड टू अ पर्टिकुलर साइट। मेजर एडवांटेजेस ऑफ दिस इज दैट द डेटा इज मूव्ड क्लोजर टू लोकल यूजर्स एंड सो इज मोर एक्सेसिबल। तो जो पार्टीशन है मैकेनिज्म ये गूगल भी यूज़ करती है, जैसे google.com.pk उनकी वेबसाइट जो पाकिस्तान के लिए है, .in इंडिया के लिए है, इसी तरह google.com.uk यूके के लिए है और यूएस फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। तो उन्होंने दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में डेटाबेस की पार्टीशन की हुई है और हमारी जो रिक्वायरमेंट के कंटेंट्स हैं, जो हमारे रीजन के कंटेंट्स हैं, वो हमारे करीब तरीन है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि एरिज़ोना में जो उनका कल्चर है उसको हम बहुत कम ही सर्च करते हैं,
तो उसको पाकिस्तान में रखना जो सा वो वाइजेबल नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान में सिर्फ वही इंफॉर्मेशन पड़ी होगी पाकिस्तान के सर्वर्स में जो पाकिस्तानी लोग जिसको सर्च करते हैं। तो ऐसी डेटाबेस को हम फिर पार्टीशन्ड या फ्रेगमेंटेड या फ्रेगमेंट्स कह लेते हैं कि पार्टीशन डेटाबेस है। रेप्लिकेटेड डेटाबेस है फुल कॉपी और डेटाबेस असाइंड टू मोर देन वन साइट इन द नेटवर्क। This approach maximizes local access but creates update problems since each database change must be reliably processed and synchronized at all of the sites। तो जो रेप्लिकेटेड डेटाबेस है इसमें ये होता है कि सेम डेटाबेस की जो कॉपीज हैं वो डिफरेंट साइट्स पे जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में रख दी जाती हैं और बड़ी स्पीड से वो एक्सेस होती है। लेकिन इसमें जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल लाहौर में रिकॉर्ड्स जो उनसे वो अपडेट हुए या कुछ रिकॉर्ड डिलीट हुए या नए रिकॉर्ड आए तो वो कराची वाली डेटाबेस में भी अपडेट होने चाहिए, जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। और वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद सारी जो डेटाबेसेस हैं वो अपडेट होनी चाहिए उसी वक्त। तो इसलिए आपकी जो नेटवर्क कॉस्ट है वो एक एडिशनल ओवरहेड आपके ऊपर बनता है, नेटवर्क कॉस्ट है उनसे वो बढ़ जाती है। और इसमें भी फिर सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस टेक्निक्स के थ्रू डेटाबेसेस को रेप्लिकेट किया जाता है। और फिर आपके पास रेप्लिकेशन कंट्रोल मैनेजर भी होना चाहिए जो इन डेटाबेसेस को डिफरेंट साइट्स के ऊपर रेप्लिकेट करे और उनकी सेम कॉपी जो उनसे वो सिंक करे। फिर आपके पास हाइब्रिड अप्रोच है। हाइब्रिड डेटाबेसेस में इन दिस स्ट्रेटजी द डेटाबेस इज partitioned into critical and non-critical fragments. Non-critical fragments are stored at only one site while critical fragments are stored at multiple sites। तो हाइब्रिड में ये होता है कि जो डेटाबेस है उसको पार्टीशन कर दिया जाता है, उसके वो पार्ट्स यानी वो डेटा जो हर वक्त चाहिए वो सारी साइट्स के ऊपर पड़ा होता है, लेकिन वो डेटा जो कभी कभी जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो सिर्फ एक साइट के ऊपर होता है, उसको फिर ऑन डिमांड जो सा वो सेंट्रलाइज की तरह यूज़ कर लिया जाता है। तो अब यूँ समझ लें कि सेंट्रलाइज्ड, पार्टीशन्ड और रेप्लिकेटेड इन तीनों को मिलाकर हाइब्रिड बन जाता है, क्योंकि हाइब्रिड में एक सेंट्रल लोकेशन भी है और फ्रेगमेंट्स भी हैं, इसलिए ये पार्टीशन्ड भी है और सेंट्रलाइज्ड भी है। और क्योंकि जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको अपडेट भी करना पड़ता है मेन साइट के साथ, इसलिए ये रेप्लिकेटेड भी है। थर्ड जो कंपोनेंट है हमारे पास अभी ये वाली, इसमें फाइल ऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का थर्ड कंपोनेंट हम देखने जा रहे हैं। ये है हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ए टेक्निक फॉर फिजिकली अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ ए फाइल ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। For selecting a file organization, the system designer must recognize several constraints. Constraints mean business rules, पाबंदियाँ कह लें, business rules, checks कह लें इसको, including the physical characteristics of the secondary storage devices, available operating system, and file management software, and user needs for storing and accessing data. फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखें आपके जितने रिकॉर्ड्स हैं जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूँ कि सारे का सारा डेटा जो आपका है वो अल्टीमेटली तो हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम पे जाके स्टोर होना है, और हार्ड डिस्कें लगी होंगी या वो HDD होंगी या वो SATA होंगी या वो मे बी SSD हो या इसके अलावा कोई और होलोग्राम रिलेटेड आपका जो सा वो स्टोरेज मीडिया हो, जो भी हो फॉर एग्जांपल, उसके बावजूद हमें एक फाइल सिस्टम जो सा वो चाहिए। और फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना, फिर उनको वहाँ से लेना, ये एक चैलेंजिंग जॉब होती है। और बड़ी डेटाबेसेस में जो हमारे सामने चैलेंजेस होते हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, फास्ट एक्सेस फॉर रिट्रीवल, कि जब हमें डेटा चाहिए तो बड़ी स्पीड से हमें मिले। फिर हाई थ्रूपुट फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस, को जब आपने प्रोसेस करना है तो बड़ी स्पीड से प्रोसेस हो। एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्टोरेज स्पेस, कि जो स्टोरेज स्पेस है वो एफिशिएंटली यूज़ हो, ये नहीं कि थोड़ी देर में 2 महीने में आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव जो सी वो फुल हो गई। प्रोटेक्शन फ्रॉम फेलियर और डेटा लॉस, अब ये भी एक चैलेंजिंग जॉब है कि आपकी हार्ड डिस्क जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज आपका मीडिया है वो किसी वक्त भी फेल हो सकता है। और इसको बचाने के लिए फिर इसके साथ रेट कंट्रोलर्स,
सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बेस्ड यूज़ किए जाते हैं, जैसे RAID जिसे कहते हैं रिडंडेंट एरे इंडिपेंडेंट डिस्क्स। मिररिंग का कंसेप्ट आता है जिसके ज़रिए हम फिर डेटा लॉस फेलवर को जो सा वो प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरीके से मिनिमाइजिंग नीड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल आप कोशिश इसमें हमारी ये होती है कि फॉर एग्जांपल हमें अगर डेटाबेस जो सी वो शिफ्ट करनी पड़े या उसको रीऑर्गेनाइज करना पड़े तो बहुत कम ज़रूरत उसकी पड़े। इसके अलावा अकोमोडेटिंग ग्रोथ, वक्त के साथ साथ डेटाबेस अगर आपकी जो बढ़ रही है तो आपकी जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है, वो इस चीज़ को सपोर्ट करे। और सिक्योरिटी फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज़ के आपकी जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो या कुछ इसमें इस तरह का सिस्टम हो कि आपका डेटा जो सा वो अनऑथराइज्ड पर्सन यूज़ ना कर सके। फोर्थ कंपोनेंट इंडेक्सेस या इंडिसेस हैं। An index is a table that is used to determine the location of rows in a table or tables that satisfy some condition. They may be created on primary key, secondary key, foreign key, etc. तो जो इंडेक्सेस हैं ये एक्चुअली स्पीडी सर्चिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये भी फाइल्स होती हैं जो एक्चुअली एक्चुअल डेटा से सेपरेट बनाई जाती हैं, यानी एक्चुअल डेटा की एक सॉर्टेड या तरतीब लगी हुई लिस्ट जो सी वो या एक की बेस्ड ये फाइल होती है इंडेक्स, जो आपको स्पीडी सर्चिंग में मदद देता है। हर ओरिजिनल फाइल की हम एक इंडेक्स फाइल बना लेते हैं, एक से ज़्यादा इंडेक्स फाइल भी बनाई जा सकती है, और आमतौर से ये प्राइमरी की या सेकेंडरी की या फॉरेन की के ऊपर इंडेक्स फाइल्स बनी होती हैं। और इनका पर्पज़ स्पीडी एक्सेस होता है कि जब डेटाबेस से हम डेटा को सर्च करें तो स्पीडली डेटा जो सा वो एक्सेस हो सके। और लास्ट वन हमारे पास है फिर इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। डेटाबेस इंटेग्रिटी रेफर टू करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। अब देखें डेटाबेस में डेटा ऐसे आंखें बंद करके डालते जाएं तो मे बी वो डेटा जो सा वो करेक्ट ना हो। मिसाल के तौर पे आप कॉलेज में एडमिशन कर रहे हैं और आपने जिस स्टूडेंट का डेटा एंटर किया उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपने अब एज बन रही है वो फॉर एग्जांपल 4 ईयर बन रही है। स्टूडेंट वो कॉलेज का है लेकिन एज उसकी 4 ईयर है, और क्योंकि आपने डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी। तो ये चीज़ें जो से ये इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स में आती हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं तो आपकी एज चेक करते हैं, एज लिख के वो कहते हैं नहीं आप अंडर 18 है तो आप ये वेबसाइट विजिट नहीं कर सकते। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन है, तो ये इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट है। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट मीन बिजनेस रूल्स जिनकी मदद से आप सिर्फ ऑथेंटिकेटेड, करेक्ट और कंसिस्टेंट डेटा जो सा वो डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ डेटाबेस प्रोटेक्शन, क्योंकि डेटाबेस में अगर आपका ऐसे ही रफली सा डेटा जा रहा है जिसकी कोई लॉजिक नहीं है तो डेटाबेस की प्रोटेक्शन कोई नहीं है। While it is related to security and precision, it has some broader implications. Or security involves protecting data from unauthorized operations, while integrity is concerned with quality of data itself. यानी अगर unauthorized persons access करें तो हम कहेंगे security नहीं है, और अगर डेटा की क्वालिटी नहीं है तो हम कहेंगे डेटा की इंटेग्रिटी नहीं है। तो बेसिकली जो प्रोटेक्शन है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना है, सिक्योरिटी अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना है, और जो इंटेग्रिटी है वो ये कि डेटा आपका क्वालिटी वाला हो, वो डेटा क्वालिटी वाला हो, उस पर बहुत ज़्यादा आपको प्रोसेसेस ना करने पड़े। इंटेग्रिटी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ सर्टेन कंस्ट्रेंट्स विच आर द कंसिस्टेंसी रूल्स that the database is not permitted to violate. If you or them are discussed in chapter number 4 में हम जब नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, थोड़े डिटेल से बताऊंगा कि इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको एक एज वाला इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट बता दिया कि जैसे नादरा के सिस्टम में ये एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है कि अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एज 18 ईयर से कम है तो इसको आईडी कार्ड अलाउ नहीं है। इसके साथ ही आपका ये आज का फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का लेक्चर ख़त्म होता है। कोई क्वेश्चन हो तो मेरा नंबर आपके सामने है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।